नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा से नरेंद्र अग्रवाल जी को हमने इनवाइट किया है। मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का। आपको मालूम है कि जो अपोजिशन है उनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता है। वो एम्प्लॉयमेंट, यूथ के पास काम नहीं है, मोदी जी ने इसे बैठा दिया, कोई जॉब्स को जनरेट नहीं किया है। वो यही मैटर्स को लेकर वो हमारे दिमाग को हर रोज़, जिसको बोलते हैं कि भूसा डालते रहते हैं, और उसके बाद आग भी ऑपोजिशन वाले लगाते हैं। और जब धुआं निकलता, देखिए जी, हर एक के दिमाग में से धुआं निकल रहा है। अब इसके ऊपर एक डिटेल में बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का इशू क्या है। क्या ये सिर्फ भारत के लिए ये वैलिड है या पूरी दुनिया के लिए है? मैंने, अगर याद होगा आपको, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था चाइना के लिए कि यहाँ पर होमलेसनेस बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन आज की डेट में, पिछले 6 महीनों में, जिस सिटी के अंदर 250 लोग थे, आज 20,000 से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और वह सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं। तो ये चीज़ सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए है, और इसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। नमस्ते, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। सर, आज वैसे भी हमारा बड़ा ही ऑस्पिशियस डे है जेंट्स का। हम सबका आज व्रत है। मैं भारत में, बाई चांस की बात है, मैं भारत में हूँ, और हम लोग ये पुरुषार्थ जो है वो करते हैं, जिसपे पूरा दिन ना हमने खाना खाना होता है ना पानी पीना होता है। तो ये कल शाम से शुरू हुआ है, और मैं अकेला हूँ जो 8 दिन का रखता हूँ, या कई बार 21 दिन का भी ये व्रत रखता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले कोई भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना हमारी तरफ से। अब आते हैं सर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत बड़ा है। और अपोजिशन और जो हमारे देश के लोग हैं वो ये हमेशा चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए जॉब्स को जनरेट करे और हम सरकारी नौकर बनकर रहें, ताकि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो गवर्नमेंट के हम या देश के जवाई बन जाएंगे। तो ये सर एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट का इशू है, या डिमांड है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो एम्प्लॉयमेंट है? अदरवाइज अगर प्राइवेट भी अगर जनरेट हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं गिनी जाती, अपोजिशन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। ये एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा क्या है, इसको टच करें सर आज। डेफिनेटली। तो पहले अगर हम भारत देखें और भारत जैसे तमाम डेमोक्रेसीज को देखें, तो एक चीज बहुत गहरे तौर पे समझने का है कि चुनाव में लोग कुछ भी कहें, लेकिन जिस दिन शपथ समारोह होता है उस दिन सारे सांसद, मिनिस्टर शपथ लेते हैं संविधान की, कि संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। और आश्चर्य सभी को होगा कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना। कोई कहे कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी लाइफ की है, उससे ड्राइव जो हुए एजुकेशन है, लीगल बैटल है, हेल्थ है, ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। तो पहले तो ये मान लेना कि ना मोदी जी और ना कोई विरोधी आए, या चीफ मिनिस्टर्स हो या दूसरे देशों में भी हो, इट इज नॉट मैंडेटेड अपॉन देम टू प्रोवाइड जॉब। Constitution, we the people of India have not given mandate to the government to provide job. अब इसको थोड़ा शुरू में चलें कि जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो ये डिमांड चली कि सरकार जॉब दे। तो मुझे याद है कि जब मैं नौकरी में था एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर में, 87 में उस पावर प्लांट में 3200 एम्प्लॉय थे, 700 मेगावाट का प्लांट था। आज की डेट में एनटीपीसी जैसे पब्लिक सेक्टर 0.3 या 0.4 पर मेगावाट लेके आते हैं, मतलब 700 मेगावाट में सिर्फ 210 आदमी होने चाहिए। और प्राइवेट में, और जब 3200 थे तब दिल्ली में बिजली नहीं मिलती थी, और आज बिजली कटती नहीं है, लगभग पूरे समय 24 घंटे रहती। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुविधाएं मुहैया कराना, क्षमता, एफिशिएंसी, कॉस्ट बेनिफिट, ये देखना है। तो सरकार को मैंडेट ये दिया गया। अब आती है प्रश्न कि रोजगार कैसे मिले, और रोजगार मिले कहां से? तो आज अगर कोई कहता है कि स्टार्टअप कर लो, या आउटसोर्सिंग में हम सस्ता देंगे अमेरिका को, इंग्लैंड को या यूरोप को, तो आज हम सस्ता दे रहे हैं, कल के दिन बांग्लादेश आ जाता है। तो आज से 20 वर्ष पहले कपड़े का व्यापार इंडिया के पास आया था कि सारा कपड़ा होता था।
आज वो सारा का सारा बांग्लादेश चला गया या और दूसरे मुल्कों में चला गया जहां लेबर सस्ता है, और ये सारे खाली हो गए। एक कंप्यूटर की आउटसोर्सिंग का आया था, वो आज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जब वर्ल्ड की सारी कंपनियां नौकरी से निकालते जा रहे हैं तो भारत में भी दिक्कत आनी शुरू हुई। तो ये एक परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंग्लैंड में 12% लोग एकांत से पीड़ित हैं, एकांत लोनलीनेस से। उनके पास पैसा है, काम नहीं है। तो रोजगार की समस्या सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, रोजगार की समस्या रोजमर्रा के काम को लेके। और रोजगार को अगर देखें तो रोज के कार्यकलाप, जैसे घर में अगर कोई नौकरी नहीं भी करता है और उसका बाग बगीचा है तो भी उसको पैसा मिलता है और अपने हिसाब से उसको काम मिलता है। तो रोजगार मतलब नौकरी, ये तो बहुत अजीब चीज है। अगर मुझे फ्रीडम मिले और कहे कि क्या काम करना, तो मेरे लिए नौकरी एक निकृष्ट ऑप्शन होगा कि मैं नौकरी क्यों करूं भाई, मैं तो मालिक की तरह रहूंगा। और अगर नहीं होगा तो व्यापार करूंगा नौकरी, और अगर नौकरी से भी नहीं चलेगा तो भीख मांगूंगा। तो अपने यहाँ एक कहावत है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी, भीख निदान। ये चारों चीजें हैं। अब आता है कि एक समय परिवर्तन होता है और भारत में एक गुलामी का दौर आया था। उसमें खेती करने पे ऐसा होता था कि लगान इतनी लगती थी कि खेत में कुछ बचता ही नहीं था। तब एक श्लोक बदला कि खंती खुरपी खो डाली, खेती करी जी ने झक मारी। मतलब जिसने खेती कर ली उसने साल भर की बेगारी करी। आश्चर्य होगा तुमको जान के कि जो चंपारण में गांधी जी की जय जयकार होती है वो बेसिकली गांधी जी की जय जयकार नहीं है। वहां के किसानों ने बिहार और बुंदेलखंड में गिव अप फार्मिंग कि हमको करना ही नहीं है, हम भूखे मर लेंगे, बजाय साल भर मेहनत करके और लगान दे के भूखे मरना, तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। तो 1910 से 1940 के बीच में 5 करोड़ लोग उस इलाके में भूखे मरे। गांधी जी वाज देयर टू पैसिफाई द फार्मर कि आप फार्मिंग करो, कुछ आपको पैसा मिलेगा। सो इट वाज अ डील बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फार्मर्स व्हिच बीइंग मिडल्ड बाय गांधी जी। तो ये रोजगार खेती भी नहीं हो सकता है। अब इसमें रोजगार हो क्या सकता है, ये जो एक चीज है। तो आज अगर हमको समस्याएं, हम ग्लोबल समस्याएं लें कि समस्याएं क्या है, तो उससे समाधान निकल के आए। तो ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, पॉल्यूशन एक समस्या है, क्वालिटी ऑफ एयर हैज डिटेरियोरेटेड, हवा की शुद्धता, पानी की शुद्धता ये कम हो गई है। ड्रॉट, फ्लड, सूखा और बाढ़ की समस्याएं आ गई, नदियां भर गई हैं, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होता जा रहा है। ठंडों में शहरों में स्मोक की प्रॉब्लम हो गई, गैस चैम्बर्स बनने लगे। दिल्ली जैसे शहर या बीजिंग, सिंघाई या ब्राजील में कई जगह ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण गैस चैम्बर। समाधान एक ही आता है, पेड़ लगा लो। तो दिल्ली में जो ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया तो पेड़ लगा, तो जब स्मोक आता है तो 10-15 दिन चर्चा होती है, उसके बाद चर्चा नहीं होती, मामला एज इट इज। अब पेड़ लगाना, सब कहते हैं पेड़ लगा, तो कुछ आ जाते हैं वो श्रब्स को भी पेड़ बोलते हैं, जबकि पेड़ कैसे लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए, ये सब पैमाना अलग अलग है। अब इसमें अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम चलें तो भारत में 31% जंगल था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, और हरित क्रांति में पेड़ लगने चाहिए, बजाय हरित क्रांति में पेड़ काट के 19% हो गया और वो जमीन खेती को दे दी गई। आज जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन है। एक्चुअल पिक्चर 14% आती है, भारत सरकार कहती है 21% जंगल है। तो ये जंगलों की कमी के कारण ये सारी समस्याएं हैं, शुद्ध हवा का ना मिलना, शुद्ध जल, वाटर लेवल, फ्लड वगैरह, ये सारी चीजें उससे। तो समाधान एक ही है। इसके दूसरे जो इमोशनल है कि अगर गर्मी बढ़ती है तो जाहिर है आदमी के अंदर भी गर्मी बढ़ेगी, खून गर्म होगा, इसके झगड़े भी होते हैं। तो जो दुनिया में झगड़े बढ़ रहे हैं और अशांति फैल रही है, उसका कारण गर्मी का बढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे।
तो समाधान एक ही है। अब इस पे समाधान पे कैसे चलना है, तो अगर हम शास्त्रों को लें तो ये है कि पेड़ कितने होने चाहिए, तो डिफाइन किया गया कि जैसे एक पुरुष के शरीर में रोम छिद्र और बाल होते हैं, ऐसे ही पृथ्वी पे पेड़ और जंगल होने चाहिए। जैसे सिर है तो पहाड़ियों पे जंगल होना चाहिए, जैसे हाथ है तो मैदानी इलाके में उतने पेड़ होने चाहिए। तब वह धरती की मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है, शुद्ध हवा देता है, शुद्ध पानी देता है। तो ये 37% निकल के आता है और ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। और कोई साइंटिस्ट कैलकुलेट करना चाहे तो रोम छिद्र से महिलाओं के या पुरुषों के, उसके हिसाब से पेड़ लगने चाहिए। तो 37% जंगलों की जरूरत है अगर हम वाकई में दुनिया को हरा भरा और शुद्ध करना चाहें। अब ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये इंग्लैंड के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अफ्रीका के लिए भी है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनकी दूरदर्शिता नहीं है या जो तुरंत तुरंत चाहते हैं, वो ऐसे लोग भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में 4 महीने आग लगी रही, 10 करोड़ जानवर मर गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। रोहिंग्या की जो चर्चा होती है, रोहिंग्या के जंगलों में भगा दिया गया झगड़े लगा के, ताकि मिनरल को वहां से माइनिंग किया जा सके। तो एक माइनिंग का जो एक भूत सवार हुआ है, उसकी वजह से जंगल कम हो गए कि आदमी भाग जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, जंगलों में आग लगा दो और चीजें चले। ये तात्कालिकता के कारण लॉन्ग टर्म में हम लोग चीजें खराब हो। अब समाधान तो एक ही है कि पेड़ लगाना है। इससे हमारा इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इस सारे वेलबींग के लिए। अब भारत में आता है कि कितने पेड़ लगाना है। तो एक रिसर्च हुई कि हैदराबाद जैसे शहर में अगर 3 डिग्री टेम्परेचर कम करना है तो आपको 10 लाख पेड़ लगाने पड़ेंगे। 10 लाख पेड़ लगाने के लिए आपको जगह चाहिए, आपको लोग चाहिए। अब अगर भारत में 772 डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप हैदराबाद से कम या ज्यादा कह के 10 लाख इंटू 772 पेड़ लगाने की जरूरत है, तो भारत ठीक हो जाए। ऐसा ही दुनिया में। तो अब अगर हम 10 लाख पेड़ लगाएं तो एक आदमी कितने पेड़ों को मेंटेन कर सकता है? तो जाहिर तौर पे अगर मेरे जैसा आदमी होगा तो 100 पेड़ को पानी दे सकता है रोज, उसके जब फल आए तब उसको निकाल सकता है और उसका देखरेख कर सकता है। तो एक जगह 100 पेड़ में 10 लाख लगने हैं तो 10,000 आदमी आपके चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। और अगर 772 हैं तो 772 इंटू 10,000, 77 लाख आदमी को पेड़ लगाने का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। यहाँ पे बाधा ये है कि अंग्रेजों के जमाने में सारी संपत्ति अंग्रेजों की है और वही भारत चला रहा है कि सारी संपत्ति सरकार की, केंद्र सरकार की जंगल। तो जनता कट गई और दूसरी तरफ मैंडेट भी नहीं है सरकार को कि वो रोजगार दे। तो इस समाज की जरूरत है कि समाज इसमें आगे आए। और जैसे पहले कहा कि केंद्र सरकार और लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पेड़ लगाए। अब इसमें एक जो चीज आती है कि शुरुआती रूप में, तो जैसे भारत ने संविधान के हिसाब से राइट टू लाइफ है, तो 3,000 रुपए का या 2,000 रुपए का राशन देना शुरू किया। तो उनको भी 2,000 की सब्सिडी, बेरोजगार अलाउंस 2-3 साल तक देंगे, उतने में पेड़ बने। अब यहाँ एक कहानी आती है बहुत पहले, बहुत कनेक्ट कहानी है कि बहुत पहले एक राज्य में ऐसा ही दिक्कत आई रोजगार की। तो लोगों ने कहा, तो वहां के तत्कालीन राजा ने कहा कि देखो पेड़ लगाना एक ऑप्शन है, बट हम तुम्हें जमीन दे सकते हैं विद द कंडीशन कि ये जमीन तुम्हारी ओन नहीं होगी, तुम इसको ओन नहीं करोगे। जमीन शासन की और तुम्हारी म्यूचुअल होगी और कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा। इसके बाद इसके फ्रूट्स पे तुम्हारा अधिकार होगा, इसकी देखरेख, और जो जंगल में जानवर आ जाएंगे, सब चीजें आएंगी, इस पे तुम्हारा अधिकार होगा, हम छेड़। तो ये इस शर्त के साथ वो बहुत सारे युवाओं को, युवतियों को रोजगार दिया गया। 20 साल बाद जो स्थिति वहां की हुई कि उनके बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, तो वो सब उनका घर हो गया। वो पेड़ को अपना घर, अपनी कमाई, और जो शहरीकरण था वहां पर उनकी कीमत मिलती रही, और जो छोटे छोटे जानवर मार के खाना आदिवासियों का, वो भी चलता रहा। तो उनका था कि 12 तरह के पेड़ उन्होंने लगाए कि एक
पेड़ का फल जुलाई में आएगा, एक का अगस्त का आएगा, एक सितंबर, तो खेती करने की जरूरत नहीं है, फल से ही जिंदा रहेंगे। 12 तरह के पेड़, एक ही तरह के नहीं कि सारे आम के लगा दिए, सारे आलमंड्स के लगा दिए। ये एक पार्क जो होते हैं 12 तरह के पेड़, और उसमें एक और चीज जो शास्त्रों में है कि 12 तरह के पेड़ के बाद एक पीपल या बरगद का पेड़ लगाएंगे तो एयर क्वालिटी मेंटेन रहेगी। एक पूरा का पूरा इसमें दोहा आता है कि कैसे पेड़ लगाने चाहिए जिससे जमीन की एल्कलिनिटी, अम्लता और आर्द्रता दोनों मेंटेन रहे। तो उसके लिए आता है कि कीकर, पाकर, ताड़, कीकर का पेड़, पाकर का पेड़, ताड़, जामन, फालसा, आंवला, केर, कदम, कचनार, पीपल, रत्ती, तूना, तज, ये 10 तरह के पेड़ हैं। ये लगाने से मेंटेन रहता है। ये हो सकता है कि जो आईसी पीक्स हैं और जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ थोड़े अलग हो जाए, या पूरे रेगिस्तान में, बट मोटे तौर पे जहाँ पेड़ लग सकते हैं ये लग। तो ये एक पेड़ लगाने का हुआ कि देश में 77 लाख पेड़ लग सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा संशोधन भारत सरकार को करना है कि वन विभाग की जो सीमाएं हैं या उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, समाज को देना है कि ये समाज का काम है। तो इस तरह से ये चीजें दी जा सकती हैं। अब आगे इस पे आते हैं कि मान लो कल के दिन 20 बरस का जो हमने कहा, 100 बरस बाद क्या स्थिति होगी। तो 100 बरस बाद तो वो उसके मालिक हो गए, यही हमारा घर है। तो आदिवासियों का जो परिकल्पना थी, जो शुरुआती है, इस तरह से आदिवासी बने कि वो जंगल को अपना भगवान, अपना सब कुछ वही मानते। इस तरह से राइट डिस्ट्रिक्ट। आज जो समस्या हो रही है कि हमने आदिवासियों को रिजर्वेशन दे दिया कि तुम मुख्य धारा में आओ, तो वहां से भाग के शहरों में आ गए और हमने उनकी जंगल काट। तो उनकी मुख्य धारा जो रिजर्वेशन थी, उनके एम्प्लॉयमेंट उनके इलाके में खत्म कर दी और आपने सरकारी नौकरियों में देना शुरू कर दिया। सरकारी नौकरियां क्षमता के हिसाब से बहुत छोटी हैं। पूरे देश में 1.5-2 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय हैं। 140 करोड़ में 1 करोड़ नौकरी में किस किस को दे दोगे? तो भाई नहीं, 10 लाख तुमको देंगे, 10 लाख। एक बंदरवाट में झगड़ा शुरू, जबकि जरूरत थी कि आदिवासियों को उनके क्षेत्र संरक्षित करके उनके इलाके में काम करने दिया जाए, स्वर्णकार को स्वर्णकार का काम कर दिया जाए, उस इलाके में छेड़छाड़ ना हो, जिससे एक गुणवत्ता भी बनती। तो रिजर्वेशन का पूरा जो इश्यू है वो बेसिकली डाइवर्टिंग देयर अटेंशन फ्रॉम देयर रियल वर्क और दिग्भ्रमित करके आप यहाँ ले आए, और उस तरह की चीजें ये चल रही है। तो रोजगार की समस्या पे आपका जो कहना है, ग्लोबली अगर हम देखें तो पेड़ लगाने का कार्यक्रम और समाज को देने का एक कार्यक्रम हो सकता है, और इस पे काम। लेकिन जो पेड़, लेकिन जो आपने बोला, चलो ये तो एक वन स्मॉल पार्ट एक है कि आपने 77 लाख लोगों को आपने काम पे लगा दिया, बट हमारा तो यहाँ पर हर साल 1 करोड़ लोग और नए जुड़ जाते हैं हर साल, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो हम उन सबको, जो नई जनरेशन, हर साल 1 करोड़ लोग आगे आ रहे हैं, उनको पेड़ लगाने पे तो लगा नहीं सकते। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? सुमित जी, एक सॉल्यूशन करके कि एक इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो ग्लोबली चलेगा वो एक पेड़ लगाने का है। 77 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तो किसी भी काम में, अगर किसी भी इंडस्ट्री में देखें तो एक जो सेक्टर होता उससे into 10 लोग ज्वाइन होते हैं। तो आप 7 करोड़ लोग मान के चलो कि इससे पूरे के पूरे इश्यूज से 7 करोड़ लोग अफेक्ट होंगे, उनको लाइवलीहुड मिलेगा, 77 लाख को नहीं मिलेगा। अब दूसरे तरफ के इश्यूज आते हैं। तो दूसरे तरफ में बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे मैन और मशीन, इसका बैलेंस क्या हो। तो जैसे इंग्लैंड की समस्या दी कि पैसा तो है उनके पास, पेड़ वो लगा ही रहे हैं, उनके यहाँ भी अच्छा फार्मिंग, तो कितना मशीन चाहिए और कितना आदमी की मेहनत चाहिए, इसमें अगर सामंजस्य बिठाएंगे तो बहुत करोड़ों लोग को रोजगार मिलेगा। जैसे गांधी जी ने चरखा शुरू किया, बट चरखा की आयरनी इतनी है कि 1 महीने भी अगर आप लगातार 8 घंटे चरखा चलाते रहेंगे तो सिर्फ 30 मीटर कपड़ा बुन सकते हैं। और आज अगर 100 रुपये मीटर सूती कपड़ा मिलता है तो 3,000 रुपये का, 8 घंटे काम के बाद भी उसको चीजें नहीं मिलेंगी।
दूसरी चीज जो आज जरूरत है कि जो फूड ग्राइंडिंग है, जैसे चक्की का आटा है, तो चक्की का आटा जब चक्की बिजली नहीं आई थी तो हाथ से पीसा जाता था। तो हाथ से पीसने में आज अगर हम पूरा करें तब कितनी रिक्वायरमेंट होगी कंट्री में, ये कैलकुलेट करेंगे तो इसमें करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों को इतना रोजगार मिलेगा कि वो 7 या 8 हजार रुपये पर मंथ हो। अल्टरनेट इकोनॉमी में डिटेलिंग है, बट थोड़ी सी डिटेलिंग अगर आपको बताएं तो भारत में 2024-25 में गेहूं की खरीद 2245 रुपये पर 100 kg है, और जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट ऑफ व्हीट फ्लोर है वो करीब 33 रुपये है, जो मैक्सिमम 70 रुपये भी जाता है और मिनिमम 32, 33, 34 रुपये। तो एवरेज कॉस्ट 10 रुपये केजी का डिफरेंस है। अगर हम एश्योर करें कि 10 रुपये केजी हम पीसने वाले को देंगे, तब 4 घंटे पीसने में, ये मैंने प्रयोग किया है, 1 घंटे में 4 या 5 किलो आराम से पीस सकते हैं। 5 घंटे अगर काम करेंगे तो 25 किलो हम गेहूं पीस सकते हैं, मतलब 250 रुपये पर डे हम कमा सकते हैं। अब इसके फायदे जो है कि जो बिजली की मिल है वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ग्राइंडिंग है, जो हाथ की है वो लो टेम्परेचर लो ग्राइंडिंग है, तो कोई मिनरल लॉस नहीं है। पेट का जो बीमारी है डायबिटीज का, अगर कोई चक्की चलाए तो चक्की चलाना इज ओनली एक्सरसाइज जिससे डायबिटीज ठीक हो सकती। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कि अगर हम हाथ की ग्राइंडिंग, सिर्फ अभी हम गेहूं की बात कर रहे हैं, चावल, दाल और मसाले, अगर इसमें हाथ से चलाना शुरू करें तो ये 3.5 से 4 करोड़ लोगों को रेगुलर जॉब देता है इंडिया में। इसका मतलब करीब करीब 2 से 2.5% लोगों को रोजगार देता है, ग्लोबली भी दे सकता है। ये सब तो बैक में बैलेंस जाने की जरूरत नहीं है। चरखा आज इतना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। बूढ़े लोगों को हम जैसे अगर बहुत 20 साल बाद सोचें कि चरखा चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उसके लिए ठीक है। अदरवाइज चक्की इज वन ऑप्शन जिससे हम 2 से 3% लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो अगर पहले वाला देखें और इसको जोड़ें, और ऐसे 3-4 इश्यूज और भी हैं, तो करने की जरूरत है। एक मतलब ओपन माइंडसेट की जरूरत है। प्रधानमंत्री करे, सारे सांसद करें। सर मुझे एक चीज़ बताइए जी। एक आदमी जो पढ़ लिख गया, डिग्री हाथ में आ गई, और आपने बोल दिया कि भाई तुम चक्की पीसना शुरू कर दो, वो बोलेगा पढ़ लिख कर मुझे चक्की ही पीसनी है, तो वो चक्की पीसिंग तो जेल में होती है। तो अब हम घर में बैठ कर भी ये चक्की पीसिंग वाला काम करेंगे तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या है? कंट्री को आगे लेके जाने के लिए क्या चक्की पीसने से काम चलेगा? वैलिड पॉइंट्स हैं, और इसका मतलब एक तरीका, जैसे एक शोले पिक्चर था कि जेल जाएगा, चक्की पीसेगा और उसका मजाक उड़ाएगा। कबीर दास जी कहते हैं कि भैया जिस चीज का खा रहे हैं उसको पूछ लो। अगर पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूछे पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूछे जी का पीसा खा। तो जिससे पीस रहे हो और जिससे तुम्हारी सेहत रहनी, अगर उससे नफरत होने लगी तो पढ़ाई बेकार है। फिर दूसरा, हमने इतना पढ़ाई क्यों की, इस पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं कि इतनी पढ़ाई क्यों हुई, क्या इतनी पढ़ाई की जरूरत है, और क्या पढ़ाई सिर्फ नौकर बनने के लिए? एजुकेशन सिस्टम का पूरा आता है कि पढ़े क्यों। नौकरी करनी थी तो कुछ लोग पढ़ सकते थे, बट सारे लोग पढ़े। तो एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आता है कि आप पढ़ा क्यों रहे? सिर्फ नौकर बनाने के लिए? अगर मालिक बनाने के लिए करते तो बात अलग। तो पहले जो एजुकेशन थी उसमें डिग्रियां नहीं बांटी जाती थी, जैसे आज है ना कंप्यूटर में, अगर आपने पढ़ लिया, एक प्रोग्राम दिया, आप कर सकते हो तो करो, डिग्री की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आप म्यूजिशियन है, तबला ले लो, बजाओ, गाओ, क्लियर है चीज। आप डिग्री मान के सोचते हो कि मुझे मिल जाए। हालत ये है कि लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है इकोनॉमिक सर्वे और उसमें, कि भारत में 47% पढ़े लिखे लड़के अनएम्प्लॉयबल हैं। उनमें इतनी काबिलियत नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, इंजीनियरिंग पढ़े लड़के बर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा पढ़ा के क्या फायदा? 3 साल 5 साल डिप्लोमा लेके। तो वो पढ़ाई और रोजगार को डीलिंग करना होगा।
और आज हम पढ़ लिख के 3,000 के रोजगार में लगे हुए हैं। आप देखोगे दिल्ली जैसे दूसरे शहर में, जहाँ इलाके में रहता हूँ, वहाँ 8 लाख बच्चे पूरे देश के IAS, UPSC के लिए लगे हुए हैं। 1000 पोस्ट है मुश्किल से। 7,99,000 हर साल डिसअपॉइंट होते हैं 4 साल 5 साल। ये कैसा सिस्टम बनाया है कि 1000 लोगों के लिए 4 साल बर्बाद करे आपने। तो ये एक सिस्टम जो है, एजुकेशन कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी गारंटीड कि आपको रोजगार मिलेगा। भारत सरकार को अगर रोजगार चाहिए तो उतने लोग ले लेगा, आपके पढ़े लिखे होने से थोड़ी ना रोजगार देगा। आपको जितने आदमी चाहिए उतने ही ना लेंगे। आप लाख डिग्रियां ले आओ, हमको चाहिए ही नहीं। तब ऑप्शन आता है कि पढ़ाई पे भी हम ध्यान दें, रिजर्वेशन पे भी हम ध्यान दें, एक खुले दिमाग से जो जीरो बेस बजटिंग होती है, इकोनॉमी जीरो बेस प्लानिंग होनी है। और ये सिर्फ नीति आयोग में, प्लानिंग कमीशन में नहीं होनी, ये मोहल्ले में भी होनी, हमारे बीच भी। और ऐसे आप और भी लोगों को बुला सकते हो, उनसे भी कर सकते हो कि ये इश्यूज है। तो चक्की ऑप्शन है, जो कम पढ़े लिखे उनके लिए तो है, या जो रिटायर हो गए हैं मेरे जैसे लोग नौकरी करके 31 वर्ष, मेरे को कोई शर्म नहीं है चक्की चलाने में। सेहत भी ठीक रहेगी, 4-5 घंटे चलाएंगे, रात में चरखा चलाएंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, वो बाकी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले इस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने कभी सुना नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट करने के लिए पेड़ लगा लीजिए, आपकी इनकम सोर्स भी बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और ये पुराने जो सिस्टम है हमारा सनातन का, उसके अंदर यही फॉर्मूला था। और साथ में आपने थोड़ी सी खेती कर ली, चक्की चला ली, और आपका जो है सेल्फ सस्टेन्ड एक फॉर्मूला बन जाता है। आपको कहीं भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो बचेगा अपना कंज्यूम करने के बाद बाकी बेचकर आप अपना दिनचर्या चला सकते हैं। सेहत भी ठीक रहेगी, एनवायरनमेंट भी शुद्ध रहेगा, और कंट्री भी तरक्की करेगी, आप भी तरक्की करेंगे। तो इस एंगल से मैंने कभी सोचा नहीं है, तभी मैं खुद हैरान था कि ये फॉर्मूला कैसा है कि चक्की पीसी और आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आप अच्छी तरह से चला सकते हैं और साथ में पेड़ लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं मैटर गंभीर है एनवायरनमेंट का, जिसको आपने टच किया। अभी रिसेंटली मुझे एक फ़ोटो दिखा जो गूगल से लिया गया है, दिल्ली शहर का। उसके अंदर ऐसा था जैसे कि बिल्कुल गंजा सर हो, वहाँ पे सिर्फ आपको घर दिखते हैं, पेड़ नाम की चीज़ नहीं दिखती है। मैं अभी जब दिल्ली में लैंड किया हूँ तो मैं वहाँ पे हैरान रह गया था देखकर कि आपको हर जगह पर एक कंक्रीट का जंगल दिखता है, पेड़ दिखते ही नहीं है, कहीं छाया नहीं है, कहीं कोई रिप्राइव नहीं है। और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू है। यानी कि आपने एक ही मुद्दे से ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू कर दिया, हवा को शुद्ध करना है उसको भी कर लिया, सस्टेन्ड वे ऑफ लिविंग है जिसपे पेड़ जो हैं वो धरती को भी पकड़ के रखते हैं, वाटर कंजर्वेशन का काम भी शुरू होगा, वाटर लेवल जो नीचे गिरता जा रहा है वो भी बेटर हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी, और आपको खाने की चिंता तो नहीं है, घर में ही खाना उग रहा है, हर महीने डिफरेंट वैरायटी आपको मिलती है, और जो बचेगा उसको बेचकर आप ज़िंदगी चला सकते हैं। फॉर्मूला अच्छा है। मैंने चाइना में ये इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दिया है मुझे, क्योंकि आपने शुरू में बोला कि जितना शरीर पे बाल है उतने पेड़ होने चाहिए। सर के ऊपर बाल होते हैं तो जितने पहाड़ हैं उनके ऊपर पेड़ लगने चाहिए। तो चाइना के अंदर आपको कोई भी हिल स्टेशन नहीं दिखता है। जो हिल स्टेशन है वो हिल के नीचे हैं, हिल के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये एक फॉर्मूला है यहाँ पर। और सारे के सारे पहाड़, जैसे भारत में अभी मैं हिमाचल में गया तो बारिशों का मौसम था तो कहीं पेड़ या हरियाली दिखती है। कश्मीर में गए तो वहाँ पर पेड़ नाम की चीज़ नहीं है, उन्होंने पेड़ काट काट कर बेच के सब कुछ खा लिया। तो चलिए, अब मैं उन कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करूँगा जो सब खाने के लिए आई है। अब बात करेंगे ये जो सस्टेन्ड वे आपने मेथड दिया है, इसको डाइजेस्ट करते हैं। और जो सुन रहे हैं इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक जो डिबेट है वो होनी चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप जो डिग्री हाथ में लेकर बैठे हैं, क्या इसके बाद आप पेड़ लगाने का काम, माली का काम करना चाहेंगे, साथ में चक्की पीसने का काम करना चाहेंगे? क्या ये फॉर्मूला आपको लगता है कि सस्टेनेबल है और आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं? इट्स अ मैटर ऑफ कि एक आदमी का एक आइडिया है कि हमारा जो सनातन है उसके अंदर ये चीज़ें चलती रही। क्या आज हमें वापस उसी पुराने फॉर्मूले पर जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, या हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, कुछ और करना चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं? एक डिबेट है
जो हमें करनी चाहिए, या इसे पार्ट ऑफ लाइफ साथ में जोड़कर कुछ और भी साथ में करना चाहिए, ताकि सनातन का जो पुराना सिस्टम है वो भी चले और फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम भी चलना चाहिए, एक हाइब्रिड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ये एक ऐसा डिबेट है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि लोग इसके ऊपर चर्चा करें, और हम उसका जवाब भी देंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि मुद्दा लंबा है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। आज तो सिर्फ चिंगारी जलाई है, अभी आग लगानी बाकी है। मैं जंगल में आग नहीं बोल रहा हूँ कि जंगल हमने बनाया उसी में आग लगा दी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये चिंगारी है कि आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो इन्होंने एक किताब लिखी है ऑल्टरनेट इकॉनमी, वो इन्होंने फ्री में बांटने का एक अध्ययन शुरू किया है, एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी किताब पढ़ सकते हैं कि ऑल्टरनेट इकॉनमी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे बना सकते हैं। हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी करते हैं, आत्मनिर्भर लाइफ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है। उसमें सिर्फ यही नहीं है कि पेड़ लगाओ चक्की पीसो, उसमें और बड़ा कुछ है। और अगर इसको थोड़ा सा भी पार्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल की तरफ चल सकते हैं। सर बहुत बढ़िया है, आपने चिंगारी लगा दी इसके ऊपर। अब थोड़ा सा मैं खुद भी सोचूंगा कि इसके ऊपर फ्लॉज क्या है और उसको समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। अब लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी लेंगे अगली बार। और साथ में पार्ट 2, यानी कि ये तो आपने 2 एम्प्लॉयमेंट्स बता दिए, इसके अलावा ढंग का काम जिसको बोल सकते हैं वो भी कौन सा हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैनुअल वर्क तो आपने बता दिया, अब थोड़ा सा दिमाग वाला बात कि कोई आदमी है जो एसी के रूम में बैठकर भी कैसे काम कर सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए जो आपने जैसे बोल दिया कि भाई आपके पास तो टाइम है, आप तो चक्की पीस सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, मैं शायद ये काम नहीं कर सकता। अब मेरे जैसे आदमी के लिए कौन सा काम हो सकता है, उसके ऊपर अगली बार बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच, आज मज़ा आया, एक नया एंगल देखने को मिला मुझे, जिसमें सनातन इकोनॉमिक्स को भी हमने टच किया, प्लस अपनी सेहत को और एनवायरनमेंट को भी हमने ठीक रखने का एक प्रोग्राम हमने बनाया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये नहीं हो रहा, चाइना में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ पर ये हो रहा है और मैंने उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो अब अगली बार आएंगे जो एसी रूम में बैठकर अपनी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कैसे करते हैं। मुझे लगता है उसकी इंतज़ार अब लोगों को भी रहेगी और मुझे भी इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सर, अब बहुत अच्छा समझाया, अगली बार इसको और डेप्थ में लेके जाएंगे। नमस्ते। नमस्कार।